वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं यूपीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस लेक्चर में हम सोम टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं एग्जाम डेट बहुत नियर है, 1 नवंबर को एग्जाम है। 712 पोस्ट एक पे हैं, तो हमें क्या करना है, इस समय तैयारी को बिल्कुल पेसअप कर देना है। जिसका बेस्ट तरीका क्या है सबको पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम सारे के सारे लगा लें तो हमें सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम अपने आप पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल क्या क्या उसमें रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इजी टॉपिक्स हैं, कैलकुलेशन किस लेवल की पूछी जाती है, ये सब हम लोगों को पता कर सकते हैं। और एग्जाम में वेटेज कितनी है, पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम छोड़ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स जो रह गए हैं उनको कवर कर सकते हैं जो ज़रूरी हैं। हमें प्रीवियस ईयर पेपर से अपना प्रिपरेशन लेवल पता चल जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कितना आता है इस वक्त। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा अपनी एक कंप्लीट क्रैश कोर्स करना है यूपीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें रेलिवेंट टॉपिक्स शॉर्ट में एक्सप्लेन्ड है, क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, लाइव डाउट सेशन है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है CIZ प्लस। जहां आप जा सकते हैं www.cizplus.com या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको यूपीपीएससी एई लमसम पैक। इसमें क्या है, 10 to 15 वीडियोस हैं पर रेलिवेंट सब्जेक्ट, क्विजेज हैं, 3 क्विजेज हैं पर सब्जेक्ट, और साथ साथ टेस्ट सीरीज है, और आपके पास क्या है, लाइव डाउट सेशन है इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे लगता है कि माय प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, आई वांट गारंटीड सिलेक्शन, तो आप लोग कहाँ जा सकते हैं, CIZplus.com पे ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट कोर्स इन द मार्केट फॉर यूपीपीएससी एई लमसम पैक है जो हमारा, ये बेस्ट कोर्स है। इसमें आप लोगों को कंप्लीट एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा पूरी प्रिपरेशन का। शॉर्ट टर्म में 1-1.5 महीने के लिए ही डिज़ाइन किया है, पूरे अच्छे से आपके कोर्स की तैयारी हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फिक्स सपोर्ट इन अ रियल बीम बिकम्स इन द कॉन्जुगेट बीम एज। रियल बीम और कॉन्जुगेट बीम की कन्वर्जन पे क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट बीम क्या होती है, एक ऐसी बीम होती है, एक ऐसी हाइपोथेटिकल बीम होती है जो कि रियल बीम की स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के काम आती है। करते क्या है हम लोग, रियल बीम की जो लोडिंग दी होती है हम लोग कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं और उस पे M/EI डायग्राम बनाते हैं। जो रियल बीम पे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बन रहा होता है वो हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं M/EI डायग्राम बनाते हैं कॉन्जुगेट बीम पे, कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करके, और जिस पॉइंट पे हमें चाहिए होती है स्लोप, वो कॉन्जुगेट बीम में हम निकालते हैं उसका शेयर फोर्स, और जिस पॉइंट पे हमें चाहिए होती है डिफ्लेक्शन, उस पॉइंट पे कॉन्जुगेट बीम में निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो कॉरस्पॉन्डिंग हमें शेयर फोर्स देता है स्लोप, बेंडिंग मोमेंट देता है डिफ्लेक्शन इन द कॉन्जुगेट बीम। पर इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ कॉन्जुगेट बीम की कन्वर्जन पे। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला होता है, अगर मेरा सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट, तो कॉन्जुगेट बीम में क्या बन जाता है, वो फ्री सपोर्ट, और यहाँ जो फ्री सपोर्ट है वो क्या बन जाता है, फिक्स सपोर्ट। अगर कॉन्जुगेट बीम है मेरी हिंज सपोर्ट, लेट्स से रियल बीम है, ये रियल बीम है, मैं लिख देता हूँ, दीज आर रियल बीम, और ये है मेरी कॉन्जुगेट। अगर रियल दोनों साइड हिंज है तो कॉन्जुगेट में कुछ चेंज नहीं आता, हिंज ही रहता है। सिमिलर केस रोलर में भी ऐसा ही होता है। अगर होता है लेट्स से इंटरनल रोलर, ये बीम का मैंने एक छोटा सा सेक्शन दिखाया है, तो यहां बन जाता है इंटरनल हिंज, समझ गए। इंटरनल रोलर का बन जाता है इंटरनल हिंज, और अगर इंटरनल हिंज आ जाए रियल बीम में तो यहां आ जाता है रोलर। दीज 4 आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ रियल बीम टू कॉन्जुगेट बीम कन्वर्जन। और भी हैं शॉर्ट टर्म में, आप लोग ये 4 तो हमेशा याद रखनी है, जिसमें फिक्स किस में चेंज हो जा रहा है, फ्री में, फ्री किस में चेंज हो जा रहा है, फिक्स में, जो हिंज है वो हिंज में ही रह रहा है, रोलर भी है अगर दोनों साइड तब भी रोलर में ही रहेगा। लेकिन अगर अंदर रोलर है, इंटरनल रोलर, मतलब क्या कह सकते हैं, मिडवे में, अगर बीम के बीच में कोई रोलर है, एंड पे नहीं है, सपोर्ट बीच में है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वो इंटरनल हिंज में चेंज हो जाता है। अगर इंटरनल हिंज है तो वो रोलर में चेंज हो जाएगा। इसमें क्या पूछा हुआ है, फिक्स सपोर्ट किस में चेंज हो जाता है, फिक्स सपोर्ट चेंज हो जाता है फ्री सपोर्ट में। फिक्स सपोर्ट कॉन्जुगेट, फिक्स सपोर्ट किस में चेंज हुआ, फ्री सपोर्ट में।
आई होप क्लियर होगा। ये 4 इंफॉर्मेशन भी नहीं पता चली है, अगर किसी को नहीं पता थी, इस टॉपिक को आप लोग ऐसे पक्का कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इफ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड द कॉपर वार विल बी, ये कंपोजिट बार के टेम्परेचर स्ट्रेसेस पे क्वेश्चन है, उनकी नेचर पे क्वेश्चन है। देखो मान लो एक कंपोजिट बार है, कंपोजिट बार मतलब 2 मटेरियल से बना हुआ, 2 या 2 से ज्यादा से बना हुआ, इस केस में 2 मटेरियल है, ऊपर लेट से स्टील है, नीचे कॉपर। अब ये ना आपस में जोड़ दिए गए हैं, ग्लूड टुगेदर है, ये नहीं मूव, ये आपस में रिलेटिव मूव नहीं कर सकते, मतलब ऐसे रखे नहीं हुए, सिर्फ ये जोड़ गए हैं आपस में, कि अगर इनको टेम्परेचर स्ट्रेस देंगे, मेटल एक्सपेंड करता है, तभी भी फाइनल ये एक साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कॉपर आगे निकल गया स्टील पीछे रह गया, स्टील आगे निकल गया कॉपर पीछे रह गया, हमेशा एक साथ मूव करेंगे। लेकिन इनमें स्ट्रेसेस का नेचर ऑपोजिट रहता है। वो क्यों? क्योंकि जो अल्फा सी इज इक्वल टू ग्रेटर देन अल्फा एस होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज मोर देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। मतलब अगर सेम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कॉपर की लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्टील, तो कॉपर ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो उससे होगा क्या, देखो मैं मान लो ये पहले ही फिक्स कर लूं कि मैंने अगर डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो फाइनली ये कॉपर बार जाके यहां मिलेगा, ठीक है, ये इतना एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने एक्सपेंड तो एक साथ ही करना है। लेकिन अगर इसी बात को मैं ये देखूं कि ये अब जुड़े नहीं हुए, लेट से ये जुड़े हुए ना होते, तब कैसे एक्सपेंड करते ये? तब ये एक्सपेंड करते कि कॉपर तो कहीं यहां चला जाता, समझ रहे हो, और स्टील इतना जितना कॉपर के साथ एक्सपेंड हुआ ना उतना ना करता, ये थोड़ा सा कम करता, इतना करता, समझ रहे हो। तो ये है मेरा रियल वाला जो एक्चुअल में हुआ है, ये है जब ग्रीन वाला है जब इंडिविजुअल होते ही अपनी अपनी तरह से एक्सपेंड करते हैं, आपस में ग्लूड टुगेदर नहीं है। तो देखो अब ऐसे समझो कि ज्यादा एक्सपेंड होना था कॉपर को लेकिन वो कम हो पाया, तो उसमें क्या होगा, एक कंप्रेसिव फोर्स होगी। लेकिन स्टील को कम, अगर इंडिविजुअल होता तो वो कम एक्सपेंड होता, लेकिन ज्यादा हुआ तो उसमें एक नेचर होगी टेंसाइल फोर्स की, जिसने इसको आगे तक मूव कराया, इसने इसको पीछे मूव कराया, कॉन्ट्रैक्ट करवाया, कॉम्प्रेस करवाया। ये हो क्यों रहा है? ऐसे समझो स्टील और कॉपर दो दोस्त हैं। कॉपर ने कहा यार देख मैं तो ज्यादा तेज भाग सकता हूँ, तू थोड़ा धीरे भाग सकता है, लेकिन रहना हम दोनों के एक साथ हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसा करते हैं, मैं तेज भागूंगा, तू मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल रखियो, पीछे रखियो, ताकि मैं बहुत आगे ना निकल जाऊं, और मैं तेरे लेवल तक भी नहीं गिर सकता, तो मैं क्या करूंगा, तेरे को थोड़ा और पुश करूंगा ताकि तू मेरे लेवल तक आ सके, और तू मुझे पुश करना पीछे की तरफ, ताकि मैं हम दोनों साथ साथ रहें। दैट इज इसका नेचर कॉम्प्रेसिव, इसका टेंसाइल। आई होप आपको इतने सिंप्लीफाई वे में इसको समझ आया हो। स्टील में टेंसाइल नेचर की फोर्स रहेगी, कॉपर में कॉम्प्रेसिव नेचर की फोर्स रहेगी, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंड होना चाहता है, कम हो पाया, तो ये कॉम्प्रेसिव, ये टेंसाइल। तो इसने पूछा कॉपर बार में किस नेचर की फोर्स रहेगी, दैट इज कॉम्प्रेसिव फोर्स। आई होप आपको समझ आया हो ये। आगे चलते हैं। द डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन ए बी बाय यूनिट लोड मेथड विल बी। यूनिट लोड मेथड से हमें पूछ रहा है ये मिड स्पैन पे, मतलब कि यहां से L/2 पे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। इसका आंसर हम लोग जानते हैं, ये है स्टैंडर्ड केस। कुछ स्टैंडर्ड केस की हम डिफ्लेक्शन स्लोप याद रखते हैं। इसका स्टैंडर्ड केस है 5/384 WL/4/EI। अगर हमें ये पता ही है तो मैं यूनिट लोड मेथड से क्यों करूं? यूनिट लोड मेथड एक सब्जेक्टिव मेथड है, जनरली थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 बीम्स बना के मोमेंट्स लिख के मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना पड़ता है, तब मेरा आंसर आता है। तो अगर मेरे को स्टैंडर्ड पता है तो मैं यूनिट लोड मेथड से क्यों करूं, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो सेम ही आनी चाहिए, किसी भी मेथड से कर लो। तो इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या उसके मुताबिक? नहीं, आंसर आएगा नन ऑफ दीज। पर फिर भी इसने पूछा था यूनिट लोड मेथड से, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, इंटीग्रेट आप खुद कर लीजिएगा कि यूनिट लोड मेथड से करना कैसे। करना कुछ नहीं होता, मोमेंट्स लिखने होते, जैसे कि ये
ठीक है, अब क्या करना है, इधर से x दूरी पे जाके m1 एक्चुअल मोमेंट लिखना है, बेंडिंग मोमेंट लिखना है। वो कैसे आएगा, पूरा लोड, टोटल लोड है W इंटू एल, ठीक है, दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है तो डिवाइड होके आ जाएगा WL/2। अगर x डिस्टेंस पे मोमेंट लिखना हो दैट इज WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2 इज द आंसर, क्योंकि इसका इतने छोटे से पार्ट का यूडीएल का मोमेंट नेगेटिव में आएगा, दैट इज WX²/2। और एक होता है M2 लिखते हैं, M2 होता है यूनिट लोड बना के, मतलब लोड हटा दो बीम से, बीम की सेक्शन सेम रखो, स्पैन सेम रखो, लोडिंग हटा दो, जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है डिफ्लेक्शन वहां पे लगाओ यूनिट लोड। रिएक्शंस क्या आएंगे 1/2। अगर किसी x दूरी पे हम लोग देखें तो M2 कितना आएगा, दैट इज 1/2 इंटू एक्स। अब जो मेरी डिफ्लेक्शन होगी दैट इज 0 से L, पूरी बीम को हमें करना इंटीग्रेट, M1 M2 इंटू dx डिवाइडेड बाय EI, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसको क्या करना है हमें इंटीग्रेट, उससे जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इससे ये रिजल्ट आएगा 5/384 WL/4/EI। आई होप आप ये कर लें, आपको ये तरीका समझ आ गया यूनिट लोड मेथड करने का, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यूनिट लोड मेथड का। ठीक है, हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेट अ सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन पूछा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग कैंटिलीवर बीम एज शोन इन द फिगर द चेंज इन द क्लॉकवाइज स्लोप बिटवीन ए एंड बी बाय मोमेंट एरिया मेथड। देखो इसमें जो क्लॉकवाइज स्लोप है ये क्या किया हुआ है, हमें थोड़ा सा गुमराह करने के लिए दिया हुआ है क्लॉकवाइज स्लोप का इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइन तो कहीं दिया हुआ नहीं हुआ, साइन कन्वेंशन तो दी नहीं हुई। जनरली हम क्या बोलते हैं, अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो कहीं दिया नहीं हुआ। इसने ए और बी में चेंज ऑफ स्लोप पूछा है बाय मोमेंट एरिया थ्योरम। मोमेंट एरिया थ्योरम क्या कहती है, मोमेंट एरिया थ्योरम कहती है चेंज इन द स्लोप इज इक्वल टू एरिया इन बिटवीन दैट टू पॉइंट्स ऑफ M/EI डायग्राम। M/EI डायग्राम का अगर हम एरिया निकाल लें वो स्लोप के चेंज के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये बीम बनाई मैंने, पहले इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, M डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये W है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है ऐसा। अगर मैं बीम को ऐसा क्यों दिखा रहा हूं, इसके साथ साथ ही बना देता हूं, ये बनता है, ये आ जाएगा WL और ये L, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है WL, लीनियर होता है। आई होप आपको बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम बनाना आता हो, ऐसा बनता है इसका। अब पूछा इसने A और B पॉइंट में स्लोप्स का डिफरेंस, स्लोप का डिफरेंस मोमेंट एरिया मेथड देता है कि इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा, एरिया किसका, M/EI डायग्राम का, तो इस डायग्राम को किससे डिवाइड कर दो, EI से। ठीक है, M/EI डायग्राम बन गया, उसका एरिया इन दोनों किस पॉइंट्स के बीच में, A और B, क्योंकि इन दोनों के स्लोप का डिफरेंस पूछा हुआ है। जिन पॉइंट्स की स्लोप का डिफरेंस पूछा है उन पॉइंट्स के बीच में M/EI डायग्राम का एरिया निकाल दो। तो इस पॉइंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, बस ट्राइंगल है ये, तो हाफ इंटू WL/EI इंटू L, दैट इज, अगर मैं इसको यहां लिखूं तो WL²/2EI, और ये तो आना भी था, क्यों, देखो इस पॉइंट पे पता है रिजिड सपोर्ट है, ये तो स्लोप 0 होगी, इधर स्लोप 0, तो अगर B की स्लोप निकाल दो वही चेंज ऑफ द स्लोप होगा, क्योंकि ये तो 0 है, B की स्लोप माइनस A की स्लोप, मतलब B की स्लोप माइनस 0, दैट इज B की स्लोप। तो B की स्लोप अगर पॉइंट लोड के केस में देखा जाता है कैंटिलीवर में, तो हमें पता है किसका आंसर होता है
WL²/2EI। लेकिन मैंने आपको ये इस मेथड से भी करके दिखा दिया, समझे? ये इसने पूछा था। अगर पूछता डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन में क्या होता है, M/EI डायग्राम का एरिया और एरिया का मोमेंट, जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन पूछी है उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट, एरिया का मोमेंट हम उससे निकाल देते हैं डिफ्लेक्शन। इस केस में पूछी थी स्लोप। दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट एरिया थ्योरम। ये पता चल रहा है कि डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। A simply supported beam with rectangular cross section is subjected to a concentrated load at mid span। ठीक है, बोल रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, साथ साथ बनाता चल रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। ठीक है, मिड स्पैन पे लोड लगा दिया है L/2 पे, टोटल स्पैन L है। ठीक है, एंड डेप्थ दिखा, इफ द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द बीम आर डबल्ड द डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन विल बी रिड्यूस्ड टू। मान लो ये तो मेरी जो ओरिजिनल बीम थी, इसकी डिफ्लेक्शन को बोल रहा हूं मैं Δ1, तो Δ1 कितनी आएगी? अगर इस रेक्टेंगुलर बीम की डायमेंशन है B और D, इसकी क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं B और D, तो इसका आंसर आएगा मिड स्पैन पे PL³/48EI। अब ये डायमेंशन की टर्म इसमें डिफ्लेक्शन में कहाँ आती है? I में आएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगी। PL³/48EI क्या होता है इसका? BD³/12, 12 को ले जाऊंगा ऊपर, तो ये आएगा मेरा PL³/4EBD³, राइट। अब एक अगली बीम अगर मैं बनाता हूं, उसमें भी सेम ही कंडीशन है, P का लोड लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है ना, डायमेंशन डबल हो गई, ये 2B हो गया और ये 2D हो गया। देखो क्वेश्चन में बोला, इफ द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द बीम आर डबल्ड द डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन विल बी रिड्यूस्ड टू। कहां तक रिड्यूस हो जाएगी Δ1 से कंपैरिजन में? तो अब इसमें डेल्टा, अगर ये सेकंड ले रहे हैं तो इसका Δ2 निकालते हैं, दैट इज PL³/48EI2 लिख दो इसको मैं, क्योंकि नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ये आएगा PL³/48EI2 कितना हो जाएगा? 2B × 2D³/12 को ऊपर, और ये आ जाएगा PL³/4 इंटू, ये आ जाएगा 8 और ये 16। अब ध्यान से देखो, कंपैरिजन करने पे डेल्टा जो 2 है ना, वो Δ1/16 है। रेशो देख लो दोनों की, Δ1 इतना है और Δ2 इतना है। अगर दोनों को डिवाइड किया जाए तो Δ2 Δ1 के 16 है। इसकी परसेंटेज पूछा, रेड्यूस टू पूछा, रेड्यूस बाय नहीं पूछा, डिफरेंस नहीं पूछा, कहाँ तक रिड्यूस कर जाएगा। तो क्या इसने पूछा Δ2/, इसने पूछा पता क्या है, ये पूछा है इसने, कहाँ तक रिड्यूस कर गया Δ1 के कंपैरिजन में, उसका परसेंटेज पूछा। तो निकाल लेते हैं, Δ2/Δ1 इज इक्वल टू 1/16 इंटू 100, यह आ जाएगा 6.25%। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसने रेड्यूस टू पूछा है, रेड्यूस्ड बाय नहीं पूछा, माइनस माइनस नहीं करना। कहाँ तक रिड्यूस कर गया? 1/16 हो गया, जो पहले वैल्यू थी उसका 1/16 हो गया। 1/16 को अगर परसेंटेज में लिखना हो, दैट इज 6.25%। आगे चलते हैं हम लोग।
What is the deflection at the midspan for the simply supported beam shown in the figure? देखो इसने तो डायरेक्टली पूछा, कोई मेथड वगैरह से नहीं पूछा। इसका आंसर है PL³/48 EI। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा PL³/14 EI इज द आंसर। और अगर इसकी स्लोप चाहिए होती है एंड पॉइंट्स पे तो इट इज PL²/16 EI। ठीक है, देखो ये होती है, सॉरी समझ लेना मिड स्पैन पे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन PL³/48 EI इज द डिफ्लेक्शन। और एंड पॉइंट्स पे स्लोप कितनी होती है, थीटा और थीटा दोनों सेम होती है क्योंकि सिमेट्रिकल है, दैट इज PL²/16 EI। ठीक है, बहुत लगभग 10-12 स्टैंडर्ड केस हैं, उनको याद रखना ही रखना है हमेशा अगर डिफ्लेक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करनी, क्योंकि हम हमेशा डिराइव नहीं कर सकते। ऑलराइट, आगे चलते हैं। The effective length of the column of the length L fixed against the rotation and translation at one end where the other end is free। देखो ये क्वेश्चन है ऑयलर्स थ्योरम से कॉलम्स की, उसमें एक इफेक्टिव लेंथ की टर्म आती है जो हम लोग लिखते हैं ना, PCR = π² EI/L effective का स्क्वायर, जो हम लिखते हैं क्रिटिकल लोड, इसमें एक L इफेक्टिव की टर्म आती है। अब L इफेक्टिव किस चीज पे डिपेंड करती है, एंड कंडीशंस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल सा बना देता हूँ, देखो अगर मेरी ऐसा है कंडीशन, एंड कंडीशन, दोनों साइड हिंज है, तो L इफेक्ट, अगर ओरिजिनल लेंथ L है तो L इफेक्टिव कितनी होगी, ये L के ही इक्वल रहती है। ठीक है, अगर मेरी एंड कंडीशन है ऐसी, दोनों साइड फिक्स, तो L इफेक्टिव हो जाता है 0.5 L। अगर एक साइड फिक्स और एक साइड हिंज, तो L इफेक्टिव होता है 0.7 L। ठीक है, 0.707 होता है बेसिकली, शॉर्ट में 0.7 लिख लेते हैं। और एक केस होता है जिसको यहाँ बना देता हूँ, जब एक साइड क्या होता है मेरा फिक्स्ड होता है, दूसरी साइड फ्री होता है, तो इस केस में L इफेक्टिव होता है 2L। ये बेसिकली कुछ नहीं है, पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर उनके बीच का डिस्टेंस है, बेसिकली उसकी थ्योरी है। कैसे डिफरेंस आ रहा है उन दोनों के बीच में, पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर जो हो रहा है, जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करती है, उसके बीच का डिफरेंस है L इफेक्टिव। इस केस में पूछा हुआ है जब एक एंड फिक्स है दूसरा एंड फ्री है, मैंने क्या बताया, इसका आंसर आ जाएगा 2L। आई होप आपको क्लियर है, आगे चलते हैं। द सेक्शन मॉडुलस फॉर द होलो सर्कुलर सेक्शन फॉर आउटर डायमीटर D एंड इनर डायमीटर स्मॉल d। देखो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय वाई मैक्स। बेसिकली एक मेरा स्ट्रेंथ पैरामीटर होता है सेक्शन मॉडुलस, इसको Z से डिनोट किया जाता है। ये होता है I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस अपॉन वाई मैक्स, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहा है, दैट इज द सेक्शन मॉडुलस। हॉलो सेक्शन का कितना होगा, देखो हॉलो सेक्शन ये ऐसा बनाऊं अगर मैं, ये मेरा है स्मॉल d, और दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये मेरा है कैपिटल D। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, दैट इज π/64 D⁴ माइनस D⁴। ठीक है, कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴। और इसके सेंटर से, इसका सेंटर कहाँ है, ये रहा, इसके सेंटर से वाई मैक्स किसी भी डायरेक्शन में देख लो, वाई मैक्स कितना है D/2, कैपिटल D/2। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, मोमेंट ऑफ सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए INA डिवाइडेड बाय D/2 कर दूं, तो मेरा सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज π/64 D⁴ माइनस स्मॉल D⁴ डिवाइडेड बाय D/2, यह आ जाएगा 32। तो आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। देख सकते हैं π D⁴ माइनस स्मॉल D⁴ बाय 32D
इज द राइट आंसर। ये नहीं होगा, 64D नहीं, 32 इज द राइट आंसर सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू। आई होप क्लियर है, मैंने बता ही दिया कि कैसे करते हैं। पूछा हुआ है बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ। बल्क मॉडुलस किसकी रेशियो होती है? बल्क मॉडुलस होती है रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ। बेसिकली के से डिनोट किया जाता है इसको। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अगर हम लोग डेल्टा वी लिख रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी अपॉन वी। इससे डिनोट किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक बल्क मॉडुलस को। एक होता है मेरा शियर मॉडुलस जिसको जी से डिनोट किया जाता है। ये होता है मेरा लेटरल स्ट्रेस अपॉन लेटरल स्ट्रेन या फिर बेसिकली शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। एक होता है मेरा यंग्स मॉडुलस जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। ये होता है मेरा लीनियर बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस, बेसिकली डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन, जैसे जनरली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भी लिखा जाता है इसको, या फिर इलास्टिक स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन भी लिखा जाता है। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन भी लिखा जाता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ना कि वॉल्यूमेट्रिक। जी होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस होता है मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये होता है मेरा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, दैट इज यंग्स मॉडुलस। बेसिकली ये होता है मेरा शियर मॉडुलस, दैट इज बल्क मॉडुलस। तीन तरह के ई के जी तीन तरह के होते हैं जिसमें ई इज ग्रेटर देन के ग्रेटर देन जी। ये आपस में पॉइजन रेशो से कनेक्टेड होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर ड्यू टू बेंडिंग इज गिवन बाय। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पूछा हुआ है, इसका आंसर है सी ऑप्शन। मैं हर केस में बता देता हूं स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले। इन केस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है m² dx अपॉन EI, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सियल स्ट्रेस या एक्सियल लोड, एक्सियल लोडिंग लिख देते हैं, ठीक है। एक्सियल लोड तब हो जाएगा मेरा p² dx बाय 2AE इंटीग्रल, ठीक है। 0 से L लिख दो, कंप्लीट इंटीग्रल पूरी बीम का। और इन टॉर्जन t² dx अपॉन 2GJ। और इन टर्म्स ऑफ शियर यहां होता है k टाइम्स ऑफ 0 से L v² dx अपॉन 2AG, ठीक है। डेट इज शियर। और यहाँ पे k क्या है? k होता है मेरा फॉर्म फैक्टर। आई नो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये नॉर्मली स्ट्रेन एनर्जी के 4 फॉर्मूले हैं। बेंडिंग के केस में, एक्सियल लोड के केस में, टॉर्जन के केस में और शियर के केस में। शियर के केस में के फैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डिपेंडेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड होता है फॉर्म फैक्टर। m² dx बाय 2EI इज द राइट आंसर, क्योंकि बेंडिंग में पूछा है, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट m। समझ गए? आगे चलते हैं। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर whose free end is subjected to a point load will be shaped। देखो ये पूछा हुआ इसने, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। P लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट की शेप पूछी हुई है, जो आती है ट्राइंगुलर। यहाँ पे हो जाता है PL, साइन से बताना तो -PL, क्योंकि हॉगिंग मोमेंट है और ये ट्राइंगुलर नेचर की होती है। आई होप आपको क्लियर है ये चीज। अगर मेरे को थोड़ा सा बताना हो कि कैसे आई इसकी शेप,
बेसिकली अगर मोमेंट देख ही लिया जाए किसी भी सेक्शन पे तो क्या हो जाएगी, P इंटू एक्स, मोमेंट आ जाएगी m इज इक्वल टू P इंटू एक्स। लीनियरली वेरी कर रहा है, यहाँ तक P इंटू एल वेरी करेगा, इसलिए ट्राइंगुलर नेचर है। यहाँ पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड प्रेफरेबली बी यूज्ड एट प्लेसेस वेयर टॉर्जन ऑकर्स। कह रहा है जहाँ पे टॉर्जन होती है, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेशन होती है। टॉर्जन मतलब अगर ये मेरी बीम है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन, इसको बोलते हैं टॉर्जन। अगर मेरी ये बीम है, अगर लेट्स से ये दिखा रहा हूं मैं, इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं, समझ रहे हैं, इसको बोलेंगे टॉर्जन। बेंडिंग होगी अगर मैं ऐसे लोड लगाऊं, ये बेंड हो जाए मेरी बीम है, अगर ये मेरी बेंड हो तो बेंडिंग। टॉर्जन मतलब ऐसे घुमाना इसको, ये मेरा अगर फिक्स सपोर्ट है तो ऐसे घुमाना इज इक्वल टू टॉर्जन, जिसमें जो मेरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अबाउट रोटेशन होती है। ठीक है, टॉर्जन के केस में द बेस्ट पॉसिबल सेक्शन इज द बॉक्स टाइप सेक्शन। बॉक्स टाइप सेक्शन मतलब ऐसा सेक्शन। ठीक है, ऐसा सेक्शन इज द बेस्ट सेक्शन फॉर द टॉर्जनल केसेस, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, सबसे ज्यादा रोटेशनल रिजिडिटी देता है। बेसिकली टॉर्जनल रिजिडिटी इट इज GJ ऑफ बोथ सेक्शन, इसकी मैक्सिमम होती है टॉर्जन के केस में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। ये टॉर्जन के केस में कौन सा सेक्शन बेस्ट होता है, बॉक्स सेक्शन। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिखती है, कोई डाउट लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। और आपको ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत यूज़फुल वीडियोस आने वाली हैं आने वाले टाइम में। साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। कहाँ पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, लेटेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, नोट्स, सब चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ साथ आई रिकमेंड आप लोग एक बार www.cazplus.com या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, जस्ट फ्यू सेकंड्स का काम है, आप लोग हमारा यूपीपीएससी एई लमसम पैक चेक कीजिए, आपको ज़रूरत लगती है तो उसको परचेज कीजिए। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।